स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं प्रैक्टिस सीरीज की तीसरी क्लास। दोस्तों, इसके पहले हमने जो 2 क्लास की हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच लेके आया था और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको उन्हें सॉल्व करके भी सिखाया था और बताया था कि कैसे आपको एग्जाम में इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। यानी आपके लेवल का, कांस्टेबल लेवल का जो एग्जाम है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं वह एक 10th लेवल का पेपर है। एसएससी के पास लेवल है, यानी कि ये 10th लेवल का एक पेपर हो गया अपना। इसके बाद अपना सीएचएसएल का होता है, वह 12th लेवल का हो गया। सीजीएल का होता है, वह ग्रेजुएट लेवल का है। तो पेपर का अपना एक लेवल होता है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। उसी एरिया में लगभग क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमारा पेपर किस लेवल पर है हमें उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सीजीएल का, तब भी काम नहीं चलने वाला दोस्तों। यानी कि जब बीमारी छोटी है तो दवाइयां भी छोटी ही होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर दर्द हो रहा है कहीं चलो भाई ऑपरेशन ही कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। जिस लेवल की आपकी परेशानी है आपका समाधान भी उसी लेवल का होता है। तो हम उसी लेवल के क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन यहाँ बात लेवल की नहीं है, यहाँ बात बच्चों के भविष्य की है। हमें उनको उतना ही पढ़ाना है जितने में उनका काम चल जाए। यहाँ पर कोई भी ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहा है दोस्तों, सबका लक्ष्य एक ही है, सफलता, और वह सफलता है गवर्नमेंट जॉब। यानी कि आप कितने समझदार हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, आप कितनी अच्छी मैथ बनाते हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो भाई हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के हिसाब से। ज्ञान तो हम लेते ही हैं, लेकिन ज्ञान का हमें जहां इस्तेमाल करना है वहां किस लेवल का ज्ञान चाहिए है, बात वह करनी चाहिए। तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो एमटीएस लेवल के थे, जो आपके एसएससी एमटीएस हवलदार वगैरह में आते हैं उस लेवल का। इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि लिखना था हमें 2024, लेकिन गलती से हो गया है 2025। एक दो क्वेश्चन में मैंने सुधार दिया है, यहाँ 2024 है, यहाँ भी मैंने 2024 कर दिया है, लेकिन बाकी जगह 25 लिखा है, तो मैं सुधारते जाऊंगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है 2024 के पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एक किराने वाले ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 125 किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 किस्मों की चाय को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 122 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली एक नई किस्म की चाय बनाई है। नई किस्म की चाय प्राप्त करने के लिए दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से हमारा ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है। इस पर मैंने अपनी पूरी क्लास बनाई हुई है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब भी 2 प्रकार की कैटेगरी मिला के आप एक तीसरी कैटेगरी मिलाते हैं तो उसे एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। यानी पहली कैटेगरी की जो चाय है वह है 120 रुपए वाली, दूसरी वाली जो चाय है वह है 125 वाली है, और दोनों को मिला के जो बनाया जाता है उसे लिखते हैं यहाँ बीच में। यानी कि दोनों को मिला के बनाया गया है 122 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय। और इस तरीके से क्रॉस में आपको इनका अंतर लिखना पड़ता है, इस तरीके से। यानी इन दोनों का अंतर क्रॉस में, देखो क्रॉस में इन दोनों का अंतर आप यहां लिख दीजिए 125 और 122 अंतर, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, यहां आ जाएगा 3। अब 120 से 122 नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, 122 में से 120 गया, अंतर लिखना है दोस्तों, अंतर, तो यहां आ जाएगा 2। और यही हमारा अनुपात होता है। दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:2। मिक्सचर और एलिगेशन का हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके और भी क्वेश्चन करने हैं तो मैंने इसके लिए अलग से क्लास बनाई है, हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए, रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसे आने जाने में कुल 9 घंटे लगते हैं कुल। तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वह 5 की चाल से गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया है।
दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 चौके 20, इनका एलसीएम ही ये क्या होता है, यही होती है हमारी दूरी, यही होती है हमारी दूरी। चाल दी है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दूरी हमारी किलोमीटर में होगी। और 5 की चाल से आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो 5 चौके 20, यानी कि 4 घंटे आपको लगते हैं जाने में। और 4 की चाल से वह वापस आता है तो 4 पंचे 20, 4 किलोमीटर की रफ्तार से जाना है 20 किलोमीटर, 4 पंचे 20, यानी कि 5 घंटे में आता है वापस। इस तरीके से हमें बना लेना है जैसे हम कार्य समय में करते हैं, ठीक वैसा ही। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल थी, इसलिए जो हमारा समय है वह होगा घंटे में, क्योंकि इसमें लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जाने में लगते हैं 4 घंटे और आने में लगते हैं 5 घंटे, तो आने जाने में लग गए 9 घंटे, यहाँ 9 घंटे। तो उनके हिसाब से कुल कितना समय लगा है, 9 घंटे। उनके हिसाब से कुल 9 घंटे, हमारे हिसाब से कुल 9 घंटे। हमारा तरीका होता है उनके हिसाब बटे अपने हिसाब, चाहिए क्या। उनके हिसाब से 9 घंटे, अपने हिसाब से 9 घंटे, चाहिए है दूरी, और यही होती है दोस्तों दूरी, यानी कि 20 चाहिए है। 9 से 9 कट जाएगा, आंसर है हमारा 20 किलोमीटर। ये है हमारा तरीका, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सीरीज में ऑलरेडी कर रखा है, जो एसएससी जीडी में आया था। यानी कि यूं कहें कि जो जीडी के क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं एसएससी एमटीएस के लेवल के ही होते हैं। तो क्यों ना हम दोनों को प्रैक्टिस में लेते जाएं, ताकि हमें अच्छा खासा अनुभव हो जाए कि क्वेश्चन आता किस लेवल का है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। और कई बार तो दोस्तों संख्याएं भी नहीं बदलती, यानी एमटीएस का उठा के वहां आ सकता है, वहां का उठा के यहाँ आ सकता है। तो लेवल के हिसाब से आपके क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप तो बस सीखते जाओ। 101% आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे। चलिए, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाती हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 21 सेकंड का समय लेती हैं दोनों को पार करने में। यदि एक ट्रेन की लंबाई 290 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको सुधार लेना है, ये 2025 नहीं, यहाँ 24 है। गलती से टाइपिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम सुधारते जाएंगे इसे। तो दोस्तों पहले तो आपको देखना है, जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करे, सबसे पहला काम है कि आपको ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है मालूम होना चाहिए। जब रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर पार करती है। यानी एक रेलगाड़ी अगर 200 मीटर की है और दूसरी 300 की है, तो रेलगाड़ी को दौड़ना पड़ेगा टोटल 500 मीटर। बात समझ गए ना, ठीक सर। उसके बाद आपको देख लेना है कि ये दोनों समान दिशा में जा रही हैं कि विपरीत दिशा में, क्योंकि समान दिशा और विपरीत दिशा का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर रेलगाड़ियां समान दिशा में जाती हैं तो तेज रेलगाड़ी जो होती है वह धीमी रेलगाड़ी को पार करती है और दोनों की चाल आपस में घट जाती है। यानी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, पीछे से दूसरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वो उसको क्रॉस करेगी मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी कि समान दिशा में चालें घट जाती हैं। और जब विपरीत दिशा से यानी आमने सामने से आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। वहां से वो 50 से आ जाए, यहाँ से ये 100 से चली जाए, तो ये जो क्रॉसिंग की स्पीड होगी वह होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। पटरियों पर एक दूसरे की ओर मतलब आमने सामने से आ रही है। किस चाल से आ रही है? एक आ रही है 45 की रफ्तार से और दूसरी आ रही है 51 की रफ्तार से। तो जब आमने सामने से यानी विपरीत दिशा से आती हैं, आमने सामने से आती हैं, तो चालें जुड़ जाती हैं। पहला काम, सबसे पहला काम, यानी कि 5 और 1 यहाँ पे 6 हो गया और 4 और 5 हो गया 9, यानी चाल हमारी हो गई 96 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसने हमें बताया है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर गई। तो बस आपको क्या करना है, दोनों को 21 सेकंड दौड़ा देना है। ट्रेन को दौड़ा देना है इस चाल से 21 सेकंड। लेकिन सर कैसे दौड़ाएं? अभी तो हमारी जो ट्रेन है वह तो किलोमीटर प्रति घंटे में दौड़ रही है, तो हमें इसकी चाल बदलना है। यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटे को बनाना है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड में दौड़ाना है ट्रेन को। और ट्रेन अभी दौड़ रही है घंटे में, तो इसको सेकंड में दौड़ाना है, यानी चाल को छोटा करना पड़ेगा। तो जब बड़ी चाल से छोटी चाल पर जाते हैं तो छोटी संख्या का गुणा कराते हैं, यानी कि 5 का 5/18 का गुणा कराते हैं तो चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। जब तक कटता है काट लीजिए। 6 × 18 हो गया हमारा, 6 एकम 6 हो गया, बचा 3 36, 6 6 36, यानी कि 16 पंचे 80/3 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ गई।
और हमें जाना है 21 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में इतना। मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड में 80/3 मीटर जाते हैं। 80/3 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। तो 21 सेकंड में कितना, 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालना है, इसलिए कराते हैं गुणा। 3 से जाएगा 30 7 21, 7 8 56, यानी कि ट्रेन टोटल चली है 560 मीटर। बात समझे ना सर, गुणा क्यों करा दिया? अरे भाई मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में ट्रेन गई है 80/3 मीटर। 1 सेकंड में इतना, तो 21 सेकंड में कितना? तो 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं गुणा। 8 7 56 शून्य का शून्य, 560 मीटर गए हैं, यानी कि 560 मीटर तो चली ही है ट्रेन। और जब ट्रेन को पार करती है तो खुद की लंबाई और दूसरे की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई होती है शामिल, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई है 560 मीटर, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई है 290। इसमें से 290 निकाल दो, शून्य का शून्य, 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई है 270। ऑप्शन नंबर डी, 270 मीटर दूसरी ट्रेन है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए, यहां भी आपको 25 हटाते जाना है, यहां लिखना है 24। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन 2024 के हैं। चलिए, आयु का बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पर आपको कमांड बनानी है। ठीक है ना? चलिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कौन है भाई? राम है और श्याम है। वर्तमान हमेशा आपको जब भी आयु का क्वेश्चन करो बीच में लिखना है। अगर आपको आयु का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे चैनल पर जाइए। आयु के लिए मैंने जो भी आपके पेपर से संबंधित है उतनी वीडियो मैंने बना दी है, तो उन क्लासों को एक बार देख लें तो आपको मेरी भाषा और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। चलिए, तो राम और श्याम की हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। ठीक, वर्तमान लिखते हैं हमेशा बीचों बीच। उसके बाद उसने हमसे कहा है 4 वर्ष पहले, पहले बोले तो पीछे ले जाओ, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वह है 2:3। तो पूछा है 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, ये जो बाद और पहले काउंट होते हैं हमेशा होते हैं वर्तमान से, इसलिए सबसे पहले आपको वर्तमान लिखना है। तो करना क्या है कि उसने पूछा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो पहले उनकी वर्तमान आयु तो निकाल लो आप, जब तो आपको मालूम चलेगा कि 4 वर्ष बाद कितने के थे। तो क्या करना है कि जब भी आप ये डबल अनुपात देखो तो सबसे पहले देखना है इनके आपस का गैप। यहां भी एक का अंतर है, यहां भी एक का अंतर है। अगर ये अंतर समान है मतलब हमारी बात बन गई, यानी कि फिर हमें सीधा और सीधा उत्तर बताना है, आंसर। लेकिन अगर अंतर ये बराबर नहीं है तो सबसे पहले करते हैं अंतर बराबर। ठीक है ना? फिलहाल अंतर बराबर है, एक का एक का। अंतर अगर बराबर है तो यहां देखना है, राम वर्तमान में 3 वर्ष का था और अब हो गया है 2 का, मतलब कितने साल पहले? ये तो 1 हुआ पहले। ठीक है, श्याम वर्तमान में 4 वर्ष का है और अब हो गया है 3 का, मतलब कितने पहले? 1 पहले। जबकि उनके हिसाब से कहा है 4 पहले, उनके हिसाब से यहां तक का अंतर है 4, हमारे हिसाब से यहां से यहां तक का अंतर दिया। उन्होंने कहा ना 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो हमने कहा 4 कहां भाई, अभी 3 है, अब ये 2 हो गया, तो हमारे हिसाब से अंतर है 1, उनके हिसाब से है 4। चाहिए क्या? चाहिए क्या? तो भाई पहले चाहिए है हमें उनकी वर्तमान आयु। ठीक है ना? इसको हम यहां लिखते हैं, उनके हिसाब से गैप है 4 का, जबकि हमारे हिसाब से यहां तक का गैप है 1 का। चाहिए है उनकी आयु, यानी कि पहले आप 3 और 4 की वैल्यू निकाल लो। 4 तिया 12, राम की आयु निकाल लो। और अगर आपको श्याम की आयु चाहिए है तो आप यहाँ 4 भी लिख दो, 4 चौके 16, यानी वर्तमान में ये 12 और ये 16 वर्ष का है। तो हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद। अरे भाई, आज कोई व्यक्ति 12 वर्ष का है तो 4 साल बाद कितने का होगा? आप कहेंगे सर 16 का। आज कोई व्यक्ति 16 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितने का होगा? आप कहेंगे सर 20 का। कटता है, काट लो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। आंसर हो गया हमारा 4:5। ऑप्शन नंबर ए। आयु पूछे तो आयु निकाल दो, योगफल पूछे योगफल बता दो, जो भी पूछे सबसे पहले आप वर्तमान निकाल लो, वहां से पहले और बाद का हम काउंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना है, उनके हिसाब अपने हिसाब चाहिए क्या। चलिए, ए 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 89,500 रुपए उधार लेता है। बी समान राशि मतलब इसी राशि को पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 8% और तीसरे वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। दो लोगों ने उधार लिए। ए और बी द्वारा भुगतान किया गया कुल साधारण ब्याज कितना है? भाई राशि तो दोनों ने समान ही ली है, हमें अलग अलग बिल्कुल नहीं फैलाना है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन साधारण सा ही होता है, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए ब्याज क्या होता है। ब्याज होता है दर गुणा समय। जैसे एक वर्ष का 5% ब्याज लग रहा है तो 2 वर्ष का कितना? 5 दूनी 10, 3 वर्ष का कितना? 5 या 15। तो ऐसे ही यानी ए को ब्याज लगने वाला है, भाई राशि को भूल जाओ, पहले आप टोटल ब्याज तो निकालो। इसको ब्याज लगेगा 7 या 21, यानी ए को 21% ब्याज लगेगा। बोलो सही है? अरे भाई एक वर्ष का 7% है तो 3 का 7 या 21%। इस राशि का 21% बता दो। दूसरी बात, बी को कितना लगा है? बी ने लिया है, पहले वर्ष लिया है 9%, हर वर्ष की दर अलग अलग है। दूसरे वर्ष 8%, ये बी का हिसाब चल रहा है। 9, 8 और 7, 9 और 8 हो गया हमारा 17, 17 और 7 हो गया टोटल 24। ये देखो, यानी कि बी को जो ब्याज लगेगा वह लगेगा टोटल 24%। मानते हो बात को? क्योंकि इसकी हर वर्ष की दर है अलग अलग। 9, 8, 7, 9, 8, 17, 17 और 7 हो गया 24, यानी बी को लगेगा टोटल 24%। तो दोनों को कुल कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा? अरे भाई दोनों का पूछा ना कुल, ए और बी द्वारा। ए और बी को, ए को लगा 21%, इसको 24%, दोनों को लग गया है 45%। बस ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। किस पे मिलता है? मूलधन पर। ब्याज ही तो पूछा है, तो मूलधन है हमारा 89,500, उसका 45% चाहिए है। बस बात खत्म, उसका 45% चाहिए है। प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इन दोनों का कराना है गुणा। अगर हम यूनिट डिजिट से जाते हैं 55 25 तो 3 जगह है, और अगर हम डिजिटल सम से जाते हैं तो लगभग सभी जगह सम जो है वो अंक है वो लगभग समान है, बस आगे पीछे हुए हैं। तो सिर्फ हमें गुणा कराना है, और गुणा आप करा लो जल्दी से। 45 पंचे 4 पंचे 20, यानी 40 पंचे 200, 55 25, 45 पंचे होता है 225 का 5, यहाँ आ जाएगा 22 9 के ऊपर 45 नंबर। तो भाई देखो 45 धाम होता है 450, 45 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 450 आएगा। एक 45 निकाल दो, 450 में से 40 गया 410, 5 और गया 405, यानी कि 45 नंबर 405, 405 में 20 22 जोड़ दो, तो 405 में 22 जोड़ोगे 427 का 7, यहाँ आ जाएगा अपना 42। 427 आया था, उसका 7 मैंने यहाँ लिखा, हासिल आ गई 42। 45 अट्ठे 4 आठे 32, 5 अट्ठे 40, 4 आठे 40 अट्ठे 320, और 5 अट्ठे 40, 320 और 40 हो गया 360, और उसमें 42 जोड़ना है। 360 और 40 400, और 2 402, यानी 40 275, 40 275 दोस्तों हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। कई बार थोड़ा बहुत गुणा कराने को आ जाता है, तो गुणा भाग तो हमें आता ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे। चलिए 9 संख्याओं का औसत 3 है, यदि इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 2 है तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब संख्याएं छोटी हैं तो कोई भी स्मार्ट प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं होता है, शुद्ध देसी तरीका जो भी है उससे हमें क्वेश्चन को उड़ा देना है। हर क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है कि भाई उसकी भाषा क्या है, उसमें जो संख्या इस्तेमाल हो रही है वो कैसी है। औसत का मतलब होता है हर एक संख्या 3 है और ऐसी संख्याएं हैं 9, तो संख्या टोटल कितनी हो गई? 9 तिया 27। जी सर, हर एक संख्या 3 है, औसत मतलब हर एक संख्या 3 है और ऐसी 9 संख्याएं हैं, 3 नाम 27। तो टोटल 9 संख्याएं, जबकि इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत दिया है।
यानी 9 संख्याओं में से 8 संख्याएं तो हर एक 2 है, यानी कि 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 27 में से 16 गया बचा 11। अरे भाई 9 संख्याओं में से 8 संख्या निकाल दोगे तो एक संख्या बचेगी ना। 9 संख्याओं में से 8 संख्या हमने निकाल दी तो हमारा बचा है 11। हमसे क्या पूछा है, 9वीं संख्या क्या है, 9वीं संख्या है 11। ये लो आंसर आ गया। तो कोई और अच्छा तरीका हमें लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि संख्याएं छोटी थी। तो जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो तरीका भी अच्छे लेवल का होगा, ठीक है ना। चलिए किस राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो भाई साधारण ब्याज साधारण होता है, कई बार बताया, दर गुणा समय। 1 साल का 12%, तो 4 साल का 12 चौको 48%, यानी ब्याज है 48%। और उसने पूछा है तो साधारण ब्याज किस राशि का, किस राशि का मतलब मूलधन पूछा है, उनके हिसाब से ब्याज है 240, हमारे हिसाब से ब्याज है 48। मूलधन पूछा है, मूलधन होता है 100%, मूलधन होता है 100%, यानी हमें वैल्यू चाहिए है 100 की। 48 एकम 48 पंचे 5 गुना 100 कराओगे, आंसर आ गया 500। सर 100 क्यों होता है मूलधन, अरे भाई 48%, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आएगा, आएगा ना, ये है हमारा ब्याज। और ब्याज मिलता किस पे है, मूलधन पर, इसलिए मैंने 100 लिखा। और जब भी प्रतिशत में आप कुल निकालते हैं कुल, तो प्रतिशत का टोटल होता है हमेशा 100, क्योंकि प्रतिशत की गणना होती है 100 पर। बात समझे ना। तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन में जब भी आपको कुल मानना है कि कुल क्या है, तो मानते हैं हमेशा 100। इसलिए ऐसे नहीं करना है सर कोई और संख्या आ गई तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 12%, इसकी आप भिन्न बना लो। 12% की भिन्न होती है 3/4, 12, 4 25 100, यानी ये है हमारा मूलधन और ये है ब्याज। लेकिन दोस्तों ये ब्याज है 1 वर्ष का, क्योंकि दर होती है वार्षिक, 12% वार्षिक। 1 वर्ष का ब्याज 3 है और हमें ब्याज चाहिए है 4 का, तो 3 चौके 12, ये लो ब्याज आ गया। उनके हिसाब से ब्याज है 240, हमारे हिसाब से ब्याज है 12। चाहिए क्या, मूलधन, मूलधन है 25, ये लो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 25 दूनी हो गया 50, यानी आ गया 500। यानी 12% की जगह 12 सही 1/2% आ जाए, 16 सही 2/3% आ जाए, 11 सही 1/9% आ जाए, 14 सही 2/7% आ जाए, कोई भी प्रतिशत आ जाए, आप भिन्न बना के कर दो, कोई सूत्र की जरूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, तरीका है उनके हिसाब, अपने हिसाब चाहिए क्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 मिक्सर और 1 टीवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो एमटीएस, यहाँ सब जगह आपको ना 24 कर देना है। अच्छे क्वेश्चन छांट के लेके आया हूं मैं, जरूर आपका काम बनेगा इनको देख के, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो लेवल है इसी तरीके का लेवल रहेगा आपके एग्जाम में, आप तो बस मुझे फॉलो कर लो, 101% आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे, सही, ठीक है ना। तो 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य है 7000। एम फॉर मिक्सर, टी फॉर टीवी, ऐसा लिख लू मैं, 2 मिक्सर और 1 टीवी, 1 टीवी का मूल्य है कितना है, 7000। जी सर, बस लिखना है। देखो जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर, तो मिक्सर के नीचे मिक्सर लिखना है, 1 मिक्सर धन 2 टीवी, इनका मूल्य दिया है 9800। बढ़िया से इस तरीके से लाइन खींचना है आपको। हमसे पूछा है टीवी का मूल्य, तो हमें मिक्सर को बराबर कर लेना है। अगर मिक्सर का मूल्य पूछता तो हम टीवी को बराबर कर लेते, जो निकलता एक ही बार में वैल्यू आ जाती। तो हमसे पूछा है टीवी का, ये है टीवी, टीवी को कुछ नहीं करना है, मिक्सर को कर लेना है बराबर। ऊपर है 2, नीचे है 1, तो क्या हम नीचे वाले को 2 बना सकते हैं, यानी नीचे कराना है 2 का गुणा। और क्या होता है, आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे, विलोपन विधि बोलते हैं इसको, इसे सॉल्व करना है, सबके साइन हमें बदल देना है, यहाँ धन से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण करा देना है। अब होगा क्या, 2 एकम 2, ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये देखो 2 एकम 2, और नीचे सिर्फ आपको गुणा करा देना है, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4t, और इसका भी 2 में गुणा करा दोगे, 9800 में 2 का गुणा कराना है, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18 और 1 19, 2 जीरो के 2 जीरो,
ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया 2 की जगह 4t, 4t में से 1t गया तो यहाँ आ गया 3t, यानी कि 3t। ऋण 4 से 1 गया तो यहाँ देखो ऋण 3t आ गया, बराबर क्या बचा 19,600, ऋण 19,000, ये भी ऋण का हो गया, सबके साइन बदल जाते हैं। 19,600 में से 7,000 यहाँ से गया तो आ गया 12,600, वो भी ऋण का, ऋण से ऋण गया, यानी कि 3 टीबी का मूल्य है 12,600, तो 1 टीबी का मूल्य है 12,600 बटे 3, ये लो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 200 का 200, आंसर है दोस्तों 4200। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको सीख लेना है। क्या करना है, टीवी का पूछे तो इस वाले को बराबर कर लो, इसका पूछे तो इसको बराबर कर लो और काट दो, और बस घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, ऋण धन ध्यान नहीं भी रखोगे तब भी काम बन जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 19,600 में से 7,000 गया तो ये, बस पक्षांतर किया, हमारा आंसर आ गया। 1 टीवी का मूल्य है 4200 रुपए। ठीक, चलिए 2500 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज इजी होता है तो नहीं आता है, चाहे क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, भाई मिलने तो हमें उसके नंबर बराबर ही है ना, जो इजी से मिलेगा वही हमें डिफिकल्ट से मिलेगा, तो हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे वो आसान हो कैसा भी हो, ठीक है ना। चलिए, तो ब्याज होता है दर गुणा समय, यानी कि 1 वर्ष का है 7%, तो 5 वर्ष का है 7 पंचे 35%, यानी कि हमें चाहिए है सिर्फ और सिर्फ 35%। किसका 35% चाहिए है, 2,500 का। तो भाई आपको 10% निकालना सिखाया था, किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, पीछे से एक शून्य हटा दो, यानी कि 2500 का 10% है 250, इसका हमें 35% चाहिए। अरे पहले 10 निकाल लो, फिर 30 निकाल लो, 10% 250 है तो 30% हो गया 750, अब 5% और चाहिए, 10% 250 है तो 30% हो गया 750, अब हमें 5% और चाहिए, 10% है 250, तो 5% है 125, हो गया 875, यानी कि हमारा ब्याज जो है वो है 875। बात समझ रहे हैं ना, तो छोटा मोटा कैलकुलेशन आप बोलते बोलते कर सकते हो। 10% है इसका 250, 20%, 500, 30% है 750, सर 5% और रह गया। अरे भाई जब 10% इसका 250 है तो 5% इसका आधा होगा, यानी 125, दोनों को जोड़ दो, 700 और 1 800, 25 और 50 और 25 75, 875 रुपए। ठीक, चलिए, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56, 72 है, अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ मैंने बताया था ना कि टाइपिंग जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो है क्वेश्चन ये हमारा एनटीपीसी का है, एनटीपीसी 2025 का, ठीक है ना, इसको सुधार लेना है आपको। चलिए, तो 45, 67, 80 और 56 और 72 है, परिसर, परिसर मतलब रेंज, बहुत आसान होता है, इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बस बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर जो होता है उसे बोलते हैं परिसर। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, पूछेगा आपसे, माध्य मध्य का बहुलक जो होते हैं वो आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल आसान आएंगे, लेकिन क्या होता है बनते क्यों नहीं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, सोचा ही नहीं कि ये कहलाते क्या है, बस इनकी हमें भाषा अगर मालूम है, परिभाषा मालूम है कि क्या परिसर होता है तो बन जाते हैं। तो परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है बस। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 80 और इन सब में सबसे छोटी संख्या है 45, बस इसमें से 45 निकाल दो, बच गया 35, ठीक है ना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 35, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलिए, ये होता है परिसर, बस आज कर लो, हमेशा याद रखना कि परिसर क्या होता है, जब भी एग्जाम में आए उड़ा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, ये भी क्वेश्चन हमारा है एनटीपीसी का, एनटीपीसी 2025 का, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है पहले था 1,
अब 2 गुना हो गया है, मतलब कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे 1 से 2 गुना। बात मानते हैं? तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो गया, लाभ यानी कि प्रॉफिट हो गया है सीधा 10 गुना, 1 था अब सीधा 10 हो गया है। तो कितना बढ़ा है ये देखना है आपको, 9 से बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, 9 से। क्यों बढ़ गया है? अगर विक्रय मूल्य 1 बढ़ता है तो लाभ बढ़ जाता है 9 से। विक्रय मूल्य यानी कि 1 एसपी बराबर है किसके, 9 प्रॉफिट के। 1 एसपी बराबर है 9 प्रॉफिट के। जब 1 से बढ़ता है, हुआ दोगुना है, एसपी था 1 हो गया है 2, दोगुना मतलब कितना बढ़ गया, 1। प्रॉफिट पहले 1 हुआ करता था, अब 10 हो गया है, गुना। जब भी गुना बोले आपको 1 मानना है, 1 से 10 हो गया तो प्रॉफिट हो गया है 9। तो हम ये कह सकते हैं जब विक्रय मूल्य 1 से बढ़ता है, 1 एसपी बराबर है 9 प्रॉफिट के। बस पक्षांतर कर दो, एसपी, इस पी को नीचे ले आओ, पी 9 गुणा पी लिखा है, 9 पी का मतलब है 9 गुणा पी। और जब गुणा में कोई संख्या होती है तो उसका पक्षांतर होकर भाग में आता है, इसलिए पी आ जाएगा नीचे, यहां बच गया 9। ठीक है, ऐसे ही 1 एसपी का मतलब है 1 गुणा एसपी। तो गुणा की संख्या जब बराबर के उस साइड लेके जाते हो तो वह चला जाता है नीचे, यानी 1 जाएगा नीचे। तो बस यहां से हमें ये अनुपात मिल गया, अनुपात मिल गया है कि एसपी है 9, प्रॉफिट है 1, विक्रय मूल्य है 9 और लाभ हुआ है 1। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, मैं आपसे पूछूं, मैंने 9 रुपए में इस पेन को बेचा है और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि सर ने पेन को खरीदा होगा 8 में, यानी इसका क्रय मूल्य है 8। 9 रुपए में बेचने से 1 रुपए का लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य है 8। बात समझ गए ना? हमें चाहिए है लाभ प्रतिशत, इसलिए हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि लाभ हानि की गणना होती है क्रय मूल्य पर। 1 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य पे, यानी कि 8 पे। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%, 12.5%। आंसर आ गया। जिन्हें नहीं आता है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। 4 से जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी आ गया यहाँ पे 25/2। भाग करा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, से फल बचा 1/2, 12 सही 1/2, यानी कि 12.5%। 1/2 मतलब आधा, 0.5 माने भी आधा, तो 12.5 हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे, और सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन फिजूल में लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, यानी कि जिस चीज की आपको जरूरत है नहीं, वो अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा। मुझे अपना लेवल नहीं बताना है, मुझे बच्चों का लेवल बढ़ाना है, तो उस लेवल की चीजें लेके आना है मुझे जो आपके काम की है। तो आपके काम का ही डाटा आएगा क्लास में, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके एक बार कुछ समय के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, और आने वाले समय में आप यह पाएंगे कि हाँ भाई, हमें कन्फर्म क्लासेस वाले सर ने, दुबे सर ने बेहतरीन तरीके से सिखाया था, और जो सिखाया था वो हमारे एग्जाम में आया है। तो चलिए फिर, जो भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगते हैं, जो क्वेश्चन आप इजीली बना लेते हैं, तो भले उन्हें छोड़ दें, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें नोट डाउन करते जाएं और एक नजर उन्हें देखते जाएं, तो जरूर आपका काम आने वाले एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, मतलब कल जो हमारी अगली क्लास होगी, अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना सहयोग जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा भी यूट्यूब परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।